ये बात उस समय की है जब दिल्ली का तख्त बादशाह अकबर के कदमों में था। आगरा का किला ज्ञान और कला का केंद्र था। दरबार में उस दिन गहमागहमी थी। विभिन्न राज्यों से आए दूत, व्यापारी और कलावंत अपनी समस्याएं लेकर खड़े थे। बादशाह अकबर अक्सर अपने नवरत्नों को ऐसे सवालों में उलझाते थे जिनका जवाब केवल तर्क से नहीं बल्कि राज्य की सूक्ष्म समझ से भी निकल सकता था। वो किसी सरल पहेली की बजाय राज्य की जटिलताओं से जुड़े प्रश्न पूछते थे। उस दिन अकबर ने अपने खजाने के एक विशेषज्ञ को बुलाया और दरबारियों से कहा, हमारे शाही खजाने में सोने और चांदी का अनुपात 3:4, 3:04 का है, परंतु पिछले महीने हमने एक नया शाही सिक्का जारी किया। इस नए सिक्के के कारण यदि सोने की कुल मात्रा में 1/5 की कमी हो जाए और चांदी की कुल मात्रा में 1/3 की वृद्धि हो जाए, तो अब सोने और चांदी का नया अनुपात क्या होगा? दरबारी, जो जटिल गणित और अर्थशास्त्र के मेल से बने इस सवाल को सुनकर सक्का गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये प्रश्न केवल अनुपात का नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक संतुलन का गूढ़ रहस्य था। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने अपने होठों पर एक शांत मुस्कान लाई। उन्होंने दरबारियों के चेहरे पर फैली चिंता को भांप लिया और सीधे बादशाह की ओर मुखातिब हुए। जहांपनाह, बीरबल ने सम्मानपूर्वक कहा, यह प्रश्न गणित से अधिक आपके दूरदर्शी प्रशासन की सूझबूझ का प्रमाण है। हमें संख्याओं के पीछे छिपे वास्तविक बदलाव को देखना होगा। सोने की प्रारंभिक मात्रा 3 में 1/5 की कमी होने पर शेष मात्रा 4/5 भाग 12/5 इकाई बचती है। इसी प्रकार चांदी की मात्रा 4 में 1/3 की वृद्धि होने पर वह 4/3 भाग 16/3 इकाई हो जाती है। दरबारियों ने अभी हिसाब लगाना शुरू ही किया था कि बीरबल ने बिना किसी गणना पत्रक के आगे कहा, आतैर, इन परिवर्तनों के पश्चात सोने और चांदी का नया अनुपात होगा 12/5 और 16/3 का अनुपात। इसे सरलता से हल करने पर हमें जो सटीक अंक प्राप्त होता है वो है 9:20, 9:20। अकबर के चेहरे पर तुरंत संतोष छा गया, मानो उन्होंने केवल अनुपात नहीं बल्कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा ली हो। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने बीरबल को सिंहासन के पास आने का संकेत किया। गणित तो तुमने पल भर में हल कर दिया, बीरबल। ये 12/5 और 16/3 का द्वंद्व और फिर ये 9:20 का परिणाम, ये सब तो अंकों का खेल है, पर मेरा असली सवाल गणित से परे था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका प्रश्न केवल सोने और चांदी के वजन का नहीं बल्कि मूल्य और स्थिरता का था। सोने की मात्रा में कम वृद्धि 2/5 ये दर्शाती है कि मूल्यवान वस्तुएं धीमी गति से बढ़ती है, जबकि चांदी की तीव्र वृद्धि 1/3 संकेत देती है कि मात्रात्मक विस्तार हमेशा तेजी से होता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो इस 9:20 का राज क्या है? राज ये है कि जब भी राज्य में समृद्धि को लेकर कोई बड़ा बदलाव होता है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि स्थायी मूल्य सोना की रक्षा करना अस्थायी लाभ चांदी के पीछे भागने से अधिक महत्वपूर्ण है। ये अनुपात हमें राजकोष में सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखने की चेतावनी देता है। अकबर ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। बीरबल, तुम हमेशा जटिलता में भी सरलता का दर्शन करा देते हो। मेरा प्रश्न केवल राजकोषीय प्रबंधन पर नहीं था, बल्कि ये जानने पर था कि हमारी बढ़ती हुई दौलत प्रजा के लिए क्या मायने रखती है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकाया। जहांपनाह, 9:20 का असली अर्थ तो यह है कि जब आप सोना, स्थायित्व सुरक्षित रखते हैं तो वो समाज में विश्वास पैदा करता है, और जब समाज में विश्वास होता है तभी चांदी तेज वृद्धि सही मायने में समृद्धि लाती है।
यदि हम केवल चांदी के पीछे भागेंगे तो वो रेत की तरह फिसल जाएगी। इसलिए ये अनुपात केवल सिक्कों का नहीं, बल्कि शासक और शासित के बीच के भरोसे का पैमाना है। बादशाह ने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी घुमाई। तुमने मेरे राज्य के सबसे बड़े वित्तीय रहस्य को एक क्षण में सुलझा दिया। अब मैं निश्चिंत हूं। तुम्हारा विवेक ही मेरे तख्त का सबसे बड़ा खजाना है। और ये कहते हुए उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट की। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। मीर बख्शी, जो पहले बीरबल के तर्क को केवल एक साहित्यिक कल्पना मान रहे थे, अब अपनी मूर्खता पर लज्जित थे। बीरबल ने बड़े सम्मान के साथ मोतियों की माला स्वीकार की। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। ये सम्मान मेरा नहीं, उस सत्य का है जो हर राज्य के मूल में छिपा है। यदि खजाना जनता का विश्वास खो देता है तो वो कितना भी भरा क्यों न हो, वो खाली ही रहेगा। बादशाह ने संतुष्टि से अपने वजीर आजम की ओर देखा। याद रखो, जो बुद्धि सोने से अधिक मूल्यवान होती है, उसे पहचानना हर शासक का कर्तव्य है। बीरबल ने हमें सिखाया कि महान राज्य केवल सैन्य बल या धन से नहीं, बल्कि शासक के स्वर्ण हृदय और प्रजा के चांदी के विश्वास से बनता है। इस घटना के बाद राज्य के वित्तीय निर्णयों में बीरबल की दार्शनिक राय का महत्व और बढ़ गया। इस घटना ने दरबार के माहौल को बदल दिया। जहां बादशाह और आम जनता बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल थे, वहीं दरबार के कई दरबारी, विशेषकर वे जो स्वयं को वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ मानते थे, ईर्ष्या की आग में जल उठे। उन्हें ये असनीय लगा कि एक कवि और कहानीकार अब राज्य की अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर ज्ञान दे रहा है। महालेखापाल टोडरमल यद्यपि बीरबल का सम्मान करते थे, फिर भी कुछ अन्य सलाहकार, विशेषकर मुल्ला दो प्याजा के समर्थक, खुलेआम कानाफूसी करने लगे। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र भावनाओं का नहीं, बल्कि शुद्ध गणित और आंकड़ों का विषय है। सोना सोना है, विश्वास नहीं। वे आपस में फुसफुसाते। उन्हें यह विश्वास था कि बीरबल की ये मीठी दार्शनिकता किसी बड़े वित्तीय संकट का समाधान नहीं कर सकती। जल्द ही इन ईर्ष्यालु दरबारियों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की एक नई योजना बनाई, जिसका संबंध सीधे शाही टकसाल से था। इस बार प्रश्न अनुपात का नहीं, बल्कि सीधे मुद्रा की शुद्धता का था। अगले ही दिन मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी दरबारियों ने महाराज अकबर के सामने टकसाल की ओर से एक पेचीदा प्रश्न प्रस्तुत किया। मुल्ला ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा, जहां पनाह, टकसाल के मुख्य कारीगरों ने एक समस्या भेजी है। यदि हमें शाही मानक के अनुसार सोने और चांदी को 7:03 के अनुपात में मिलाकर एक सिक्का बनाना है, किंतु हमारे पास उपलब्ध सोने की शुद्धता 99.9% है और चांदी की शुद्धता केवल 98% है, तो मिश्रण का सही अनुपात बनाए रखने के लिए हमें दोनों धातुओं को वास्तव में किस अनुपात में मिलाना चाहिए? यह प्रश्न शुद्ध रूप से अंकगणित और रसायन शास्त्र का था। दरबारियों को पूरा विश्वास था कि बीरबल की पिछली दर्शन शास्त्र की विजय इस विशुद्ध गणना के सामने टिक नहीं पाएगी। उन्होंने जानबूझकर ऐसी संख्याएं चुनी थी जो गणना में अत्यंत जटिल हों। पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहा था, ये जानने के लिए कि क्या वह इस बार भी गणित के इस मायाजाल से बच निकलेंगे। बीरबल ने शांति से अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, उत्तर उतना जटिल नहीं है जितना यह प्रश्न दिखाई दे रहा है। बीरबल ने शांति से दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर उत्सुकता और संशय का मिश्रण झलक रहा था। जहां पनाह, उन्होंने अपनी बात जारी रखी, यह प्रश्न जटिल अंकगणित का नहीं, बल्कि भौतिकी के एक साधारण सिद्धांत का है, जिसे मिश्रण नियम कहते हैं। ये जटिल संख्याएं केवल आपकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के लिए है, न कि उत्तर तक पहुंचने के लिए। उन्होंने तुरंत खड़े होकर पूछा, क्या हमें यह पता है कि सोने का विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या है और चांदी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? और क्या हमें यह भी ज्ञात है कि हमें जिस नए मिश्रण की आवश्यकता है
उसका अपेक्षित विशिष्ट गुरुत्व क्या होना चाहिए? दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल मुस्कुराए। बस यही उत्तर है। जब आप शुद्ध धातु के घनत्व और अपेक्षित मिश्र धातु के घनत्व के बीच के अंतर को देखते हैं तो अनुपात स्वयं प्रकट हो जाता है। हमें किसी भी बड़े गुणन या भाग की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने घोषणा की, यदि शुद्धता का लक्ष्य 60% था तो उत्तर पल भर में 3:02 का अनुपात है, और यदि लक्ष्य 77% है, बीरबल ने एक क्षण का विराम लिया, तो अनुपात 77:23 होगा, जिसके लिए दरबारी घंटों गणना करते रहते। वाह बीरबल! बादशाह अकबर की आंखें गर्व और आश्चर्य से चमक उठीं। तुमने न केवल मेरे गूढ़ प्रश्न का सटीक उत्तर दिया, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि शुद्धता का लक्ष्य ही अनुपात को जन्म देता है, न कि भारी भरकम गणनाएं। दरबारी, जो बड़ी बड़ी पोथियां लेकर घंटों से गणना कर रहे थे, शर्म से अपनी गर्दनें झुका चुके थे। उनकी महीनों की माथा पच्ची बीरबल के एक ही सिद्धांत के सामने धूल चाट गई थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये केवल गणित नहीं है, ये शुद्ध अवलोकन है। मिश्रण का रहस्य मिश्रण के उद्देश्य में छिपा होता है। यदि हमें 77% सोने की शुद्धता चाहिए, तो शेष 23% अन्य धातु की होगी। ये अनुपात ही सोने चांदी का सही मिश्रण तय करता है। उन्होंने आगे कहा, आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें बताता है कि मात्रा में घनत्व का अंतर ही विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है, और अनुपात उसी पर आधारित है। अकबर ने संतुष्टि की सांस ली। उन्होंने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि वो बीरबल के फार्मूले का उपयोग करके नए सिक्के ढलवाए जाएं। कोषाध्यक्ष ने तुरंत नए अनुपात में काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में टकसाल से ढले नए सिक्के चमक उठे। वे न केवल शुद्धता में खरे थे, बल्कि उनका विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, भी एकदम सही निकला, जिससे बाजार में उनकी साख और विश्वसनीयता कई गुना बढ़ गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराया। उनका असली सवाल गणित या रसायन विज्ञान का नहीं था। वो ये जानना चाहते थे कि क्या बीरबल भौतिकी, अर्थशास्त्र और व्यावहारिक ज्ञान को एक साथ जोड़ सकते हैं। बीरबल ने ये गूढ़ परीक्षा भी पास कर ली थी। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने सोने चांदी का अनुपात तो बताया ही, मगर यह भी सिद्ध कर दिया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि सही अवलोकन और तर्क में छिपा होता है। बीरबल ने झुककर आदाब किया, जबकि पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा में तालियों से गूंज उठा। तालियों की गूंज धीरे धीरे शांत हुई। अकबर ने सिंहासन से नीचे उतरकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में अब पहले से कहीं अधिक स्नेह और सम्मान था। आज तुमने सिर्फ राजकोष को संभावित धोखे से ही नहीं बचाया, बीरबल, बादशाह ने कहा, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि धातुओं का सही अनुपात बाजार में केवल सिक्कों की कीमत ही नहीं, बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा और उसकी व्यापारिक नीति का आधार भी बनता है। अकबर ने वजीर की ओर देखा और तुरंत आदेश दिया, आज से राजकोष में धातुओं के शुद्धता मापन का कार्य केवल विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों के हाथों में होगा। और हां, इस असाधारण सफलता के उपलक्ष्य में बीरबल को तुरंत 1000 अशरफी और आगरा के पास की जागीर दी जाए। बीरबल ने विनम्रता से झुककर आदाब किया, जबकि पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई। वो दिन जब ज्ञान की कसौटी ने सोने चांदी की चमक को भी मात दे दी थी। शाम को जब दरबार की गहमा गहमी शांत हुई, तो बादशाह अकबर ने बीरबल को विशेष रूप से अपने निजी कक्ष में बुलवाया। वे अकेले बैठे थे और हवा में अब प्रशंसा की नहीं, बल्कि गहन चिंतन की सुगंध थी। अकबर ने बीरबल को अपने पास बिठाया और बोले, बीरबल, वो प्रश्न केवल धातु के अनुपात का नहीं था। मैंने तुम्हें यह कठिन कार्य इसलिए दिया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि क्या तुम सोने की चमक के पीछे छिपी राजाज्ञा की प्रतिष्ठा और न्याय के संतुलन को साध सकते हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह,
मैंने देखा कि अनुपात का संतुलन केवल माप में नहीं, बल्कि प्रजा के विश्वास में भी होना चाहिए। सोने चांदी की चमक से अधिक राजकोष की नीति को न्याय की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। मैंने केवल गणित नहीं, बल्कि आपके मन की चिंता का समाधान खोजा। अकबर संतुष्ट हुए। उन्हें ज्ञात था कि बीरबल ने केवल सवाल नहीं, बल्कि उनके शाही द्वंद को भी शांत कर दिया था। यह सिद्ध हो गया था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता हर मापदंड से ऊपर थी। अकबर ने अपनी बहुमूल्य रत्न जड़ित माला उतारकर बीरबल के हाथों में रखते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच पारस पत्थर हो, जो हर साधारण विचार को सोने जैसा मूल्यवान बना देता है। मैंने तुम्हें इसलिए रखा है ताकि तुम मुझे ये याद दिला सको कि राजत्व केवल शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का उच्चतम रूप है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी दरबारी ये देखकर अचंभित थे कि जिस गूढ़ प्रश्न ने अर्थशास्त्रियों को परेशान कर रखा था, उसे बीरबल ने लोकनीति के साधारण सिद्धांत से कैसे हल कर दिया। सम्राट ने उसी क्षण घोषणा की कि अब से राजकोषीय निर्णय लेते समय बीरबल द्वारा सुझाए गए जन विश्वास अनुपात को सदैव प्राथमिकता दी जाएगी। ये निर्णय सिर्फ एक राजकोषीय सुधार नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि न्याय की नींव पर खड़ा राज्य सोने और चांदी के ढेर से कहीं अधिक मजबूत होता है। उस दिन शाही दरबार ने सीखा कि सच्चा खजाना धातु की मात्रा में नहीं, बल्कि प्रजा के संतोष में निहित है। इस घटना ने केवल शाही खजाने के प्रबंधन के सिद्धांत नहीं बदले, बल्कि राज दरबार की मानसिकता को भी एक नई दिशा दी। वहां बैठे कई मनसबदार और पुराने हिसाब किताब जानने वाले दरबारी, जो केवल सोने और चांदी के भौतिक वजन को महत्व देते थे, अब मौन थे। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि जन विश्वास और न्याय का सीधा असर बाजार की स्थिरता और व्यापार की गति पर पड़ रहा है। अगले कुछ सप्ताहों में जब जन विश्वास अनुपात के आधार पर मुद्रा विनिमय, करेंसी एक्सचेंज और कर नीतियां निर्धारित की गई, तो राज्य की अर्थव्यवस्था में आश्चर्यजनक रूप से तेजी आई। लोगों ने महसूस किया कि अब सिक्के का मूल्य केवल धातु से नहीं, बल्कि बादशाह के वचन से तय होता है। कर चोरी कम हुई और दूर दराज के व्यापारियों ने भी आगरा की ओर रुख करना शुरू कर दिया। अकबर इस अभूतपूर्व सफलता को देखकर अक्सर बीरबल के सामने नतमस्तक हो जाते थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि बीरबल का मस्तिष्क किसी भी शाही खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान था, जैसे किसी अशुभ घटना ने वातावरण को कसकर जकड़ लिया हो। बादशाह अकबर का माथा चिंता की गहरी रेखाओं से भरा था। पिछली रात उनके निजी कक्ष की तिजोरी से वो अमूल्य नवरत्न हार गायब हो गया था, जिसे बरसों पहले दक्षिण के राजा ने भेंट किया था। ये हार सिर्फ धन नहीं, बल्कि साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। जांच में तुरंत पता चला कि रात को उस संकरी गैलरी में केवल 3 ही दरबारी मौजूद थे, जिन पर भरोसा किया जाता था। चतुर व्यापारी रायचंद, धर्मज्ञ पंडित शिवदयाल और क्रोधी सेनापति मल्हार। तीनों की अपनी निजी मजबूरियां और चरित्रगत कमजोरियां थी। अकबर ने निराशा से सिर हिलाया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये चोरी मेरे महल की दीवारों के भीतर हुई है। मेरे 3 दरबारी तीनों ही संदेह के घेरे में हैं। तुम अपनी तर्क शक्ति से ये गुत्थी सुलझाओ। मैं जानता हूं, केवल तुम्हारी बुद्धि ही इस झूठ की परत को हटा सकती है। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया। अगले ही क्षण उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले चोरी हुई वस्तु और उस संकरी गैलरी का विस्तृत विवरण लिया, लेकिन उन्हें कोई भी सीधा भौतिक साक्ष्य या गवाह नहीं मिला। तत्पश्चात बीरबल ने तीनों दरबारियों रायचंद, पंडित शिवदयाल और मल्हार को अकबर के समक्ष शाही दीवान खास में बुलवाया। तीनों के चेहरे पर चिंता और तनाव स्पष्ट था। बीरबल ने अपनी गंभीर आंखें उन पर टिकाई और कहा, चोरी महल के सम्मान पर एक धब्बा है और मैं ये दाग धोकर रहूंगा। मैं जानता हूं कि आप तीनों ही बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं भौतिक साक्ष्यों पर निर्भर नहीं रहूंगा।
मेरा न्याय मन की सच्चाई पर आधारित होगा। उन्होंने आगे कहा, मैं आप तीनों को एक एक कर अपने पास बुलाऊंगा और आपको एक विशिष्ट वस्तु दूंगा। ये वस्तु इतनी चमत्कारी है कि जब आप इसे पकड़ेंगे तो अपराधी के हाथों पर इसका निशान तुरंत उभर आएगा, जबकि निर्दोष के हाथ साफ रहेंगे। कल सुबह जब हम मिलेंगे तब अपराधी बेनकाब हो जाएगा। यह कहकर बीरबल ने अपने एक सेवक को कुछ लाने का गोपनीय इशारा किया। दरबार में एक भारी खामोशी छा गई थी। तीनों दरबारी, मंत्री जयचंद, कोषाध्यक्ष रविंद्र और सेनापति अर्जुन पूरी तरह से स्तब्ध थे। उनके चेहरे पर बीरबल के चमत्कारी न्याय के दावे का स्पष्ट तनाव दिख रहा था। बीरबल ने सबसे पहले मंत्री जयचंद को अपने पास बुलाया और सेवक द्वारा लाई गई रेशमी कपड़े में लिपटी एक छोटी चिकनी वस्तु उनके हाथ में रखी। इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ो, जयचंद। सुबह तक इसे छोड़ना नहीं खोलकर देखना, अन्यथा तुम स्वयं अपने अपराध की पुष्टि कर दोगे। जयचंद को जाने के बाद बीरबल ने बारी बारी से रविंद्र और अर्जुन को भी वैसी ही वस्तु सौंपी, समान चेतावनी के साथ। तीनों पोटलियां लेकर अपने अपने निवास की ओर चल दिए। रात गहरी थी और हर दरबारी अपने कक्ष में पहुंचा। अपराधी के मन में गहन भय था कि कहीं वह जादुई निशान सुबह उसके हाथों पर न उभर आए, जबकि निर्दोष अपनी बेगुनाही पर शांत था। अपराधी दरबारी के लिए यह रात अत्यधिक लंबी होने वाली थी। अपने बिस्तर पर पहुंचकर उसने पोटली को बार बार टटोला और फिर गहरी चिंता में पड़कर अपनी मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी खोलते ही उसने कांपते हाथों से पोटली खोली। भीतर एक काला, महीन पाउडर था, सिर्फ काजल या राख का अंश मात्र। अपराधी की सांसें तेज हो गई। उसे लगा कि यही वो जादुई स्याही है जो सुबह तक निशान बनकर उसकी पहचान उजागर कर देगी। घबराहट में उसने न तो समय देखा, न ही परिणाम सोचा। वो तुरंत पानी के घड़े की ओर भागा। उसने जल्दी से साबुन या उस समय उपलब्ध कोई भी विरंजक वस्तु ली और अपने दोनों हाथों को जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि अगर वो रात भर इस निशान को धोता रहेगा तो बीरबल की चाल नाकाम हो जाएगी और वो बेदाग बच जाएगा। सुबह होने तक वो बार बार हाथों को धोता रहा, जबकि रविंद्र और अर्जुन गहरी नींद में सो चुके थे। सूरज की पहली किरणें महल के आंगन में फैल चुकी थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में बीरबल शांत मुद्रा में खड़े थे। तीनों दरबारी, रविंद्र, अर्जुन और वो तीसरा दरबारी जो रात भर जागा था, डर के साए में सिर झुकाए खड़े थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब सत्य स्वयं प्रकट होगा। उन्होंने तीनों से बारी बारी से अपने हाथ आगे बढ़ाने को कहा। रविंद्र और अर्जुन ने सामान्य ढंग से अपने हाथ आगे किए। उनकी हथेलियां एकदम सामान्य थी। न तो उन पर कोई जादुई स्याही का निशान था, न ही कोई रगड़ का प्रमाण। लेकिन जब तीसरा दरबारी कांपते हुए सामने आया तो नजारा बिल्कुल अलग था। रात भर पानी और विरंजक वस्तु से रगड़ने के कारण उसकी दोनों हथेलियों की त्वचा बुरी तरह लाल पड़ चुकी थी और जगह जगह हल्की छीलन साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने केवल उसकी हथेलियों को देखा और तुरंत घोषणा कर दी, जहां पनाह, जिसने अपने अपराध के डर से रात भर हाथों को धोया है वही असली अपराधी है। जहां पनाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर विस्मय का भाव था। बीरबल, तुम्हारा ये निष्कर्ष किस आधार पर है? तुम्हें कैसे पता चला कि इसी ने अपराध किया है? केवल हाथों की लाली से? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, अपराध का डर किसी भी निशान को मिटाने की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। मैंने कल रात तीनों दरबारियों के हाथों पर जिस अदृश्य स्याही को लगाने का नाटक किया था, वो वास्तव में केवल सामान्य पानी था। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, जो निर्दोष थे वे आराम से सो गए। उन्हें विश्वास था कि यदि वे दोषी नहीं है तो कोई भी स्याही का निशान उन्हें फंसा नहीं सकता। पर जिसने चोरी की थी वो पूरी रात
उस काल्पनिक निशान को मिटाने के लिए अपने हाथ रगड़ता रहा। ये लाल छिले हुए हाथ उसी अपराधबोध के गवाह है। तीसरा दरबारी, जिसका नाम शिवदास था, अब अपनी आंखें नहीं मिला सका। वो घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, क्षमा करे जहांपना, मैंने ही शाही खजाने से वो कीमती हार चुराया था। अकबर का चेहरा गर्व और संतोष से जगमगा उठा। उन्होंने तुरंत पहरेदारों को आदेश दिया कि शिवदास को कारावास भेज दिया जाए और शाही खजांची को बुलाकर उसके घर की तलाशी ली जाए। शिवदास ने कांपते हुए बताया, वो कीमती हार मैंने अपने घर के पीछे पुराने कुएं के पास एक टूटी हुई मूर्ति के नीचे दबा दिया था। बादशाह ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, उन्होंने स्नेह से पुकारा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। जहां बल काम नहीं आता, वहां तुम्हारी युक्ति विजय प्राप्त करती है। तुमने सिद्ध कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी गुप्त क्यों न हो, अपराधी का अंतर्मन उसे चैन से रहने नहीं देता और अंततः वो अपने कर्मों का गवाह स्वयं बन जाता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। यह आपकी न्यायप्रियता है जहांपना, जिसने मुझे सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। शेष दोनों दरबारी, जो निर्दोष साबित हुए थे, अब बीरबल की जय जयकार करने लगे। पूरे दरबार में बीरबल की बुद्धि और न्यायप्रियता की चर्चा होने लगी। जहांपना अकबर ने अपनी गंभीर मुद्रा बनाए रखी और अपराधी दरबारी की ओर देखा, जो अब शर्म और पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। बादशाह ने स्पष्ट और कठोर स्वर में अपना अंतिम निर्णय सुनाया। विश्वासघात का दंड क्षमा योग्य नहीं है। इस दरबारी को तत्काल प्रभाव से सभी शाही पदों और सुविधाओं से वंचित किया जाए। इसे कारागार भेजा जाए ताकि ये समझ सके कि लालच का फल कितना कड़वा होता है। ये सुनकर दरबारी सिहर उठा और सैनिकों ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। बादशाह ने राहत की सांस ली और बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम्हारे कारण न केवल खजाने की रक्षा हुई, बल्कि हमारे दरबार की शुचिता भी बनी रही। आज तुमने न सिर्फ अपराधी को पकड़ा, बल्कि दरबारी वर्ग को एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया। उन्होंने बीरबल के लिए बहुमूल्य उपहार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने का आदेश दिया। पूरे दरबार ने एक सुर में बीरबल की जय का उद्घोष किया और कुछ देर बाद बादशाह के निर्देश पर वो विशेष सभा समाप्त हुई। सभा समाप्त होने के बाद बीरबल बहुमूल्य उपहारों और बादशाह के सम्मान के साथ अपनी हवेली की ओर निकले। हालांकि अपराधी को दंड मिल चुका था, इस घटना की गूंज पूरे आगरा में फैल गई। बचे हुए दो दरबारी, जिन पर कभी संदेह किया गया था, गहरी राहत और पश्चाताप की भावना लिए अपने घरों को लौटे। उन्हें इस बात का भान हुआ कि शाही खजाने की चोरी जैसे गंभीर अपराध में नाम आने का परिणाम क्या हो सकता था। उन्होंने मन ही मन बीरबल का धन्यवाद किया कि उनकी निर्दोषता सिद्ध हुई और उन्हें बिना कारण दंड नहीं मिला। अगले कुछ दिनों तक ये न्यायपूर्ण जांच आम जनता के बीच चर्चा का विषय बनी रही। बीरबल का नाम बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता का पर्याय बन गया। यहां तक कि दूर दराज के प्रांतों से भी लोग ये जानने को उत्सुक थे कि बीरबल ने मात्र 2 सूखी घास और एक गीली लकड़ी के टुकड़े से कैसे अपराधी को पकड़ लिया। बादशाह अकबर ने अब हर जटिल मामले में बीरबल की राय को सर्वोपरि मानना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल की तर्क शक्ति से बड़ा कोई सत्य नहीं है। दरबार में अब दरबारी पहले से कहीं अधिक सतर्क और ईमानदार रहने लगे थे। हालांकि ये शांति और सतर्कता अधिक दिनों तक नहीं टिकी। कुछ ही सप्ताह बाद दरबार में एक और बड़ी आपदा आ गई। शाही खजाने के सबसे सुरक्षित तहखाने से महारानी का बेशकीमती राजहंस हार गायब हो गया। ये हार केवल आभूषण नहीं था, बल्कि पीढ़ियों की विरासत थी। चोरी की खबर से पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। इस तहखाने की सुरक्षा का जिम्मा 3 विश्वसनीय दरबारियों पर था। चतुर वजीर जैन खान, गंभीर कोषाध्यक्ष अमर सिंह और ताकतवर सेनापति रणधीर। तीनों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है और उन्हें इस चोरी की कोई भनक नहीं लगी।
बादशाह अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो जानते थे कि साधारण पूछताछ से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि बीरबल के पिछले न्याय के बाद दरबारी अब अपनी हर चाल को छुपाने में और भी माहिर हो गए थे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, राजहंस की चोरी न केवल मेरे राज्य की संपत्ति बल्कि मेरी प्रतिष्ठा पर भी हमला है। तुम्हें फिर से अपने तर्क का सहारा लेना होगा। अपराधी बहुत शातिर है। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया और तहखाने की ओर प्रस्थान किया। मुगल सल्तनत का विशाल दरबार हमेशा की तरह अपने नवरत्नों की उपस्थिति से जीवंत था, मगर उस दिन सभा का माहौल किसी सैन्य रणनीति पर नहीं बल्कि एक गूढ़ दार्शनिक प्रश्न पर टिका था। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। उनके माथे पर चिंतन की हल्की सी रेखा उभरी हुई थी। अकबर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी तलवार की म्यान को थपथपाया और सीधे बीरबल की ओर देखा। उनकी आवाज में जिज्ञासा और चुनौती दोनों थी। ए बीरबल, बादशाह ने पूछा, तुमने दुनिया के बड़े बड़े योद्धाओं को देखा है और बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी। मुझे ये स्पष्ट बताओ कि इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और शक्ति क्या है? मनुष्य का विशाल दिमाग या उसकी ताकत? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई ताकत के पक्ष में तर्क बुन रहा था तो कोई बुद्धि की प्रशंसा कर रहा था। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, आपका सवाल बहुत गहरा है। दोनों ही चीजें आवश्यक है, लेकिन इनका मूल्य उनकी संख्यात्मक हिस्सेदारी यानी उनके रेशों पर निर्भर करता है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जहांपनाह, अनुपात का सिद्धांत बहुत सीधा है। मान लीजिए किसी रणभूमि में 10,000 सैनिक हैं, जिनके पास विशाल ताकत है, लेकिन उन्हें नेतृत्व देने वाला दिमाग शून्य है। ये अनुपात 10,000 ताकत, 0 दिमाग, विनाश और अव्यवस्था को जन्म देगा। वे सैनिक अपनी ही ऊर्जा को बर्बाद कर देंगे, जैसे बिना पतवार की नाव लहरों में भटकती है। बीरबल ने एक क्षण रुककर बादशाह की ओर देखा। इसके विपरीत, यदि ताकत सिर्फ 1,000 हो, लेकिन उसे निर्देशित करने वाला दिमाग 1,000 ताकत, 100 दिमाग, चाणक्य जैसा हो, तो वो छोटी सी ताकत भी पहाड़ हिलाने की क्षमता रखती है। ताकत सिर्फ एक औजार है, जहांपनाह, जबकि दिमाग वो कारीगर है जो तय करता है कि उस औजार का इस्तेमाल महल बनाने में होगा या कब्र खोदने में। इसलिए दिमाग हमेशा निर्णायक होता है। पूरा दरबार बीरबल के तर्क की गहराई को सुनकर मंत्रमुग्ध रह गया। पूरा दरबार बीरबल के तर्क की गहराई को सुनकर मंत्रमुग्ध रह गया। बादशाह अकबर ने प्रसन्नता में अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी आंखों में गहन संतुष्टि थी, मानो उन्हें किसी लंबे समय से अटके हुए प्रश्न का अंतिम उत्तर मिल गया हो। बहुत खूब, बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि दिमाग ही वो तराजू है जो ताकत का सही वजन नापती है। लेकिन मैं इसे एक और कसौटी पर परखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे कोई ऐसा हालिया उदाहरण दे सकते हो जहां सिर्फ एक आदमी के उच्च अनुपात वाले दिमाग ने विशाल ताकत को क्षण भर में परास्त कर दिया हो? बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया। जरूर, जहांपनाह। अभी कुछ समय पहले की बात है, जब हमारे शाही खजाने के बाहर 10 सिपाही पहरा दे रहे थे। वो 10 सिपाहियों की ताकत थी, लेकिन एक चोर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, सिपाहियों को मीठी बातों में उलझाया, उन्हें भ्रमित किया और उनकी पूरी ताकत को बेमानी साबित कर दिया। दिमाग, जहांपनाह, ताकत को शून्य कर सकता है, लेकिन ताकत दिमाग को शून्य नहीं कर सकती। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव था। बहुत खूब, बीरबल, तुमने ताकत और दिमाग के जटिल समीकरण को कितनी सरलता से समझा दिया। लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं। उन्होंने चुनौती दी। मान लो हम युद्ध भूमि में हैं। दुश्मन की सेना का अनुपात हमारी सेना से 4 गुना ज्यादा है। उस समय, बीरबल, क्या एक सेनापति का दिमाग 40,000 सैनिकों की शुद्ध संगठित ताकत का सामना कर पाएगा?
या फिर हमें अपनी ताकत का अनुपात ही बढ़ाना होगा? बीरबल ने सम्मान से उत्तर दिया, जहांपनाह, ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो केवल एक उपकरण है। ये सेनापति का दिमाग ही होता है जो उस ताकत को सही अनुपात में इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है। यदि दिमाग का अनुपात रणनीति 0 है तो लाखों सैनिकों की ताकत भी मिट्टी है। युद्ध ताकत से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए बुद्धिमत्तापूर्ण अनुपात वाले निर्णय से जीता जाता है। दिमाग वह है जो ताकत को दिशा देता है, और बिना दिशा के ताकत विनाश के अलावा कुछ नहीं है। ब्लॉकवोट। सम्राट अकबर बीरबल की ओर गहरी रुचि से देखने लगे। उनके चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। बहुत खूब, बीरबल, बादशाह ने कहा, तुमने ताकत और बुद्धि के संबंध को एक नया आयाम दिया है। लेकिन इस अनुपात को मैं युद्ध के मैदान में कैसे देखूं? मुझे एक संख्यात्मक उदाहरण दो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, कल्पना कीजिए कि आपके पास 1000 सैनिक है और शत्रु के पास 10,000। ताकत का सीधा अनुपात 1:10 है। यदि हम शत्रु की ताकत को सीधी टक्कर दें तो हमारा विनाश निश्चित है। लेकिन यदि हम दिमाग का अनुपात इस प्रकार रखें कि वे शत्रु के तोपखाने को दलदल में फंसा दें या उनकी रसद सप्लाई काट दें, तो पलक झपकते ही 10,000 की ताकत का प्रभावी अनुपात 0 हो जाता है। उस क्षण हमारे 1,000 सैनिक भी भारी पड़ते हैं। दिमाग का काम केवल अपनी ताकत को दिशा देना नहीं, बल्कि शत्रु की ताकत के अनुपात को कमजोर करना होता है। बादशाह ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। तो तुम्हारा मत यह है कि दिमाग ताकत को गुणा मल्टीप्लाई नहीं करता, बल्कि ताकत के विनाश को घटाता है। हां, जहांपनाह, कुछ हद तक ये सत्य है, बीरबल ने अदब से झुककर कहा। परंतु मेरा निवेदन है कि दिमाग ताकत के विनाश को केवल घटाता नहीं है, बल्कि ताकत के अनुपात को उसकी उच्चतम दक्षता एफिशिएंसी तक पहुंचाता है। ताकत एक कच्चा माल है और दिमाग वो कुशल कारीगर जो उस माल से अद्भुत संरचना खड़ी करता है। सोचिए, एक भारी पत्थर को सीधे धकेलने के लिए 100 मजदूरों की ताकत चाहिए। लेकिन यदि कोई एक मजदूर दिमाग लगाकर एक सही उत्तोलक, लीवर और आधार फुलक्रम का इस्तेमाल करे तो वो अकेला ही उस पत्थर को खिसका सकता है। यहां ताकत का इस्तेमाल 100 से घटकर 1 हो गया, लेकिन परिणाम 100 गुना तेजी से मिला। दिमाग ताकत को दिशा नहीं देता, वो ये सुनिश्चित करता है कि जहां एक की जरूरत है वहां सो बेकार न हो। यही दिमाग का सबसे शक्तिशाली अनुपात है, ताकत को खर्च किए बिना उसे नियंत्रित करना। बादशाह ने अपनी दाढ़ी सहलाई। तो तुम दिमाग को केवल दिशा नहीं, बल्कि परिणाम सुनिश्चित करने वाली कुंजी मानते हो। ठीक कहा, जहांपनाह, बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। दिमाग का काम केवल उपाय सुझाना नहीं है, उसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि उस उपाय में ताकत का इस्तेमाल कम से कम हो, या फिर वो ताकत सही जगह पर केंद्रित हो। लेकिन ये मत भूलिए कि जहां बल का प्रयोग होता है वहां भी दिमाग का अनुपात ही काम करता है। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, वहां कैसा अनुपात? बीरबल ने उत्तर दिया, जब कोई शूरवीर युद्ध में तलवार चलाता है तो वो केवल भुजाओं की ताकत नहीं होती। अनुपात यह है, 90% समय दिमाग स्थिति को भाप रहा होता है, शत्रु की कमजोरी पकड़ रहा होता है और वार की गति तय कर रहा होता है। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ 10% होता है, वो भी सटीक वार करने के लिए। बिना सोचे समझे चलाई गई सो तलवारें एक सोची समझी तलवार के आगे व्यर्थ है। इसलिए दिमाग हमेशा कारण है, ताकत केवल परिणाम को क्रियान्वित करने वाला एक साधन मात्र। दिमाग तैयारी है, ताकत प्रदर्शन है, और जहांपनाह, अनुपात हमेशा यही कहता है। तैयारी जितनी ठोस होगी, प्रदर्शन उतना ही कम ताकत से शानदार होगा। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कराए। उनकी आंखों में संतोष और प्रसन्नता का भाव था। वाह बीरबल, उन्होंने कहा,
तुमने मेरी उस गुत्थी को सुलझा दिया जो कई दिनों से दरबार में बहस का विषय बनी हुई थी। परंतु मैं एक और पहलू पर तुम्हारा नजरिया जानना चाहता हूं। बादशाह थोड़ा आगे झुके। मान लो कोई योद्धा युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा है और सामने विरोधी सेना का हट्टा कट्टा सेनापति खड़ा है। ऐसी स्थिति में भी क्या दिमाग ही 90% होगा? जब दोनों तलवारें टकराती हैं तब तो विशुद्ध बल ही निर्णायक होता है। उस क्षण रणनीति नहीं, बाजुओं की ताकत काम आती है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, आपने प्रश्न को अति सूक्ष्म स्तर पर ले जाकर रख दिया है। यह सत्य है कि बल का प्रदर्शन 10% से बढ़कर 20% या 30% भी हो सकता है, लेकिन उस टक्कर से पहले योद्धा ने कितने दिनों तक अभ्यास किया, विरोधी की ढाल की कमजोरी कहाँ है, यह तय करने वाला फिर भी दिमाग ही है। ताकत तो सिर्फ हुक्म मानती है। और रही बात बलवान शत्रु की, बीरबल ने अपनी बात पूरी की तो दिमाग पहले ही यह सुनिश्चित कर लेता है कि हम लड़ेंगे अपनी कमजोरी से नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी से। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। वो बीरबल की दलील से प्रभावित थे, पर उन्हें एक और पैंतरा आजमाना था। बीरबल, शहंशाह ने एक ठंडी सांस ली। मैं मानता हूं कि योजना बनाना दिमाग का काम है, पर मान लो दो योद्धा बिल्कुल बराबर बुद्धिमान हैं और योजनाएं भी एक सी है, लेकिन उनमें से एक दूसरे से दोगुना शारीरिक बल रखता है। युद्ध के निर्णायक क्षण में जब क्षण भर का निर्णय लेना होता है, तब वो अतिरिक्त बल ही जीत सुनिश्चित करता है। वहां तो विशुद्ध ताकत ही निर्णायक होती है। क्या तुम तब भी कहोगे कि दिमाग ही प्रबल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। जहां पनाह, आप जिस क्षण को निर्णायक कहते हैं, मैं उसे ही ताकत का अंतिम प्रतिशत कहता हूं। ताकत कभी 100% नहीं होती, वो तो सिर्फ 10% है। जो 90% हम देखते हैं, वो है बल को सही समय पर सही दिशा में लगाने का ज्ञान। वो है निरंतर अभ्यास, सही आहार और सबसे बढ़कर लड़ाई से पहले दुश्मन के मनोविज्ञान को पढ़ने की क्षमता। ये 90% दिमाग का क्षेत्र है और अंतिम 10% केवल उसकी अभिव्यक्ति। दिमाग ही 90% अनुपात तय करता है। हुजूर, अकबर ने अपनी भौहें उठाई। तुम्हारी बात में दम है बीरबल, लेकिन जब युद्ध भूमि में दो तलवारें टकराती हैं, या जब एक विशालकाय पहलवान अपने बल से शत्रु को चित कर देता है, तब क्या ये शुद्ध प्रत्यक्ष ताकत ही निर्णायक नहीं होती? जहां कोई रणनीति काम नहीं आती, सिर्फ बाहुबल ही बचा होता है, वहां तुम्हारा 90% अनुपात कहा जाता है। मैं एक ऐसे उदाहरण की कल्पना करता हूं जहां शुद्ध भौतिक बल ही एकमात्र जवाब हो। मान लो मुझे एक बहुत भारी द्वार खोलना है। यदि मैं अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगाता हूं, तो यहां दिमाग कहाँ है? क्या तुम कहोगे कि मेरी मांसपेशियों का जोर भी दिमाग के 90% अनुपात के कारण ही है? बीरबल ने सम्मान से आंखें झुका ली। जहां पनाह, यही सबसे बड़ा भ्रम है। जो ताकत आप लगा रहे हैं, वो आपका निर्णय है। द्वार तोड़ने का प्रयास करने से पहले आपने उसकी बनावट जांची होगी। ये दिमाग है। जो ऊर्जा आप लगा रहे हैं, वो वर्षों के अनुशासन और सही श्वास प्रश्वास का फल है। ये भी दिमाग है। यहां तक कि वो 10% बल भी कहाँ और कब लगाना है, ये 90% हिस्सा ही तय करता है। ताकत को दिमाग दिशा देता है और दिशा ही परिणाम लाती है। यानी ताकत सिर्फ दिमाग की आज्ञा का पालन करने वाली एक मजबूत सिपाही है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जी हां, जहां पनाह, सिर्फ मजबूत सिपाही ही नहीं, बल्कि एक आवश्यक औजार भी। बीरबल ने नजाकत से अपनी बात रखी। कल्पना कीजिए, अगर आप दुनिया का सबसे बेहतरीन नक्शा बना लें। यह आपका 90% दिमाग है, मगर आपके पास चलने के लिए पैर ही न हो, तब उस नक्शे का कोई मूल्य नहीं। ताकत वो 10% पैर है जो दिमाग के आदेश पर उस यात्रा को संभव बनाती है। उन्होंने आगे कहा, ताकत वो बल है जो ज्ञान को क्रियान्वित करता है। एक सुनार जोर से हथौड़ा मारता है, पर वो जानता है कि कहाँ और कितना मारना है, ताकि सोना टूटे नहीं।
बल्कि आकार ले। उसकी ताकत सीमित है, लेकिन उसका दिमाग उसे उस 10% बल को 1000 जगह इस्तेमाल करने की शक्ति देता है। अकबर ने गहरी सांस ली। वो अब समझ चुके थे कि प्रश्न ताकत या दिमाग का नहीं, बल्कि नियंत्रण और क्रियान्वयन के अनुपात का था। तो तुम्हारा आशय यह है कि ताकत जरूरी है, मगर केवल दिमाग की दिशा में चलने के लिए? बिल्कुल, जहां पनाह, बीरबल ने सम्मान से उत्तर दिया। आपका आकलन एकदम सही है। ताकत आवश्यक है, ये मात्र एक औजार है जिसे दिमाग की निपुणता से चलाया जाना चाहिए। ये उसी तरह है जैसे हम 90% योजना बनाते हैं ताकि 10% क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन 100% परिणाम दे सके। उन्होंने समझाया, अगर हम इस अनुपात को पलट दें, यानी 90% ताकत और केवल 10% दिमाग का उपयोग करें, तो वो बल अंधा और विनाशकारी हो जाता है। आप जमीन तो खोद डालेंगे, पर ये नहीं जान पाएंगे कि कहाँ खजाना था और कहाँ केवल पत्थर। एक मजबूत किला दिमाग से बनता है, न कि केवल पत्थरों को जोर से जमा देने से। इस अनुपात का संतुलन ही सच्ची शक्ति का राज है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने केवल 2 चीजों की तुलना नहीं की थी, बल्कि उसने उन्हें संचालित करने वाले अदृश्य नियम को सामने रख दिया था। तुमने ये गुत्थी सुलझा दी, बीरबल। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि हर महान शक्ति के पीछे एक सूक्ष्म पर प्रभावी अनुपात होता है? प्राचीन काल में, जब देव और मानव के बीच संवाद सहज था, कालचक्र नामक एक ऐसा राज्य था जहां की प्रजा हर क्षण को तौलती थी। उसके सिंहासन पर विराजमान थे महाराजा ज्ञानेंद्र, जो अपनी न्यायप्रियता और गूढ़ प्रश्नों के प्रति अटूट जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध थे। एक अमावस की रात, जब पूरा महल शांत था, महाराजा ज्ञानेंद्र गहन चिंतन में डूबे हुए थे। उनके सामने जीवन के 3 स्तंभ खड़े थे: समय, धन और बुद्धि। कौन सा अनुपात सबसे ज्यादा कीमती है? ये प्रश्न उन्हें भीतर से कुरेद रहा था। अगले दिन उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री और सबसे धनी व्यापारी को बुलाया। बताओ, महाराजा ने गंभीरता से पूछा, यदि तुम्हारे पास तीनों की सीमित मात्रा हो, तो तुम किसका अनुपात बढ़ाना चाहोगे? वो कौन सी शक्ति है जिसका मूल्य अंततः जीवन को महानता की ओर ले जाता है? मंत्री ने तर्कों का जाल बुना, व्यापारी ने आंकड़ों का पहाड़ खड़ा किया, पर महाराजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें स्वयं उस स्थान पर जाना होगा जहां इन तीनों तत्वों की उत्पत्ति का ज्ञान छिपा है, ब्रह्म ज्ञान के आश्रम में। महाराजा ने भोर होते ही राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण यात्री का वेश धारण कर लिया। ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, बल्कि अहंकार के विसर्जन की भी थी। कई दिनों तक दुर्गम मार्ग पर चलने के बाद वे अंततः उस एकांत शिखर पर पहुंचे जहां ज्ञान कुटीर स्थापित था। कुटीर के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध ऋषि बैठे थे, जिनका माथा शांत तेज से चमक रहा था और उनके चारों ओर गहन शांति व्याप्त थी। महाराजा ने भूमि पर झुककर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने बिना आंखें खोले ही कहा, तुम्हारी शंका तुम्हारे राज्य के विस्तार से बड़ी है, राजन, इसलिए तुम यहां आए हो। महाराजा चकित रह गए, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाला और अपना प्रश्न दोहराया, भगवन, समय, धन और बुद्धि में से किसका अनुपात सबसे अधिक कीमती है? किसे बढ़ाकर मैं मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकता हूं? ऋषि ने धीरे से आंखें खोली और उत्तर देने से पहले एक मौन मुस्कान के साथ उन्हें कुटीर के अंदर आने का संकेत किया। उत्तर जटिल है, वत्स, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इसे समझने के लिए तुम्हें तीनों तत्वों का एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। तुम्हें 3 तत्वों को उनके सीमित और असीमित स्वरूप में उपयोग करना सीखना होगा। राजन, ऋषि ने अपनी उंगलियों पर गिनती करते हुए कहा, पहली वस्तु है धन। मैं तुम्हें केवल एक स्वर्ण मुद्रा देता हूं। उन्होंने अपनी झोली से एक चमकती मुद्रा निकाली और महाराजा को सौंपी। दूसरी वस्तु है समय। तुम्हारे पास इस कार्य को पूरा करने के लिए मात्र 1 दिवस है, न इससे कम न इससे अधिक।
तीसरी वस्तु तुम्हारी बुद्धि है, जो असीमित है। ऋषि ने हाथ से अपनी कुटीर के एक विशाल खाली कोने की ओर इशारा किया। ये कोना बिल्कुल रिक्त है। तुम्हारा प्रयोग यह है, इस एक स्वर्ण मुद्रा और एक दिवस का उपयोग करके तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम जो भी खरीदो वो इस पूरे रिक्त स्थान को भर दे। यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें अनुपात का रहस्य ज्ञात हो जाएगा। जाओ और अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। महाराजा ने आश्चर्य से स्वर्ण मुद्रा ली। ये चुनौती उनके लिए अत्यंत तुच्छ धन किंतु अत्यंत कठिन कार्य लिए थी। उन्हें अगले सूर्योदय तक लौटना था। महाराजा विक्रमादित्य ने ऋषि की कुटिया से बाहर कदम रखा। स्वर्ण मुद्रा उनकी हथेली पर थी, लेकिन उनका माथा चिंता से सिकुड़ गया था। ये कोना इतना बड़ा था कि उसे भरने के लिए सैकड़ों मन अनाज या बड़े ढेर की आवश्यकता होती, और एक स्वर्ण मुद्रा में तो इतना भी नहीं खरीदा जा सकता था कि झोंपड़ी का एक छोटा हिस्सा भी ढक जाए। धन यहां गौण है, उन्होंने स्वयं से कहा। यदि मैं समय का उपयोग केवल सस्ती वस्तुओं को खरीदने में करूं तो सूर्य डूब जाएगा और मैं केवल कुछ मुट्ठी भर धूल या टूटी लकड़ियां लेकर लौटूंगा। विक्रमादित्य ने पहले बाजार की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने सबसे सस्ते सामानों का मोलभाव किया। सूखी घास, रेत, पुराने बोरे, लेकिन वे सब व्यर्थ थे। वो समझ गए कि ये चुनौती केवल भौतिक नहीं बल्कि वैचारिक थी। उन्होंने भीड़ भरे बाजार से आंखें हटाईं और एक शांत, सुनसान रास्ते पर बैठ गए। अब उन्हें अपने सीमित समय और धन के साथ बुद्धि के अनुपात को साधने का प्रयास करना था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो सस्ता हो, लेकिन जिसका विस्तार अनंत हो। वो उस सुनसान रास्ते पर देर तक बैठे रहे। सूर्य आकाश में अपनी गति पूरी कर चुका था। उनकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती पर गई, जिसके बगल में एक छोटा, धूल से सना हुआ बीज पड़ा था। उन्हें अचानक उत्तर मिल गया। धन के नाम पर यह बीज लगभग मुफ्त था। इसे हासिल करने में समय भी शून्य लगा। लेकिन बुद्धि, इस छोटे से दाने में एक पूरा पेड़, अनगिनत फल और आगे लाखों बीजों की अनंत श्रृंखला छिपी थी। विक्रमादित्य तुरंत उठे। उन्होंने उस बीज को उठाया जो कम धन और कम समय का उपयोग करके अनंत विस्तार, बुद्धि का प्रतीक था। लेकिन उन्हें एक और विचार आया, ज्ञान। ज्ञान भी मुफ्त है, अनंत है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए सही अनुपात में बुद्धि की आवश्यकता होती है। उन्होंने बाजार से वो बीज नगण्य कीमत पर खरीदा और साथ ही एक बूढ़े गुरु से एक पंक्ति का उपदेश ग्रहण किया। अब उनके पास दो ऐसी चीजें थी जिनका अनुपात अनंत था। वो आत्मविश्वास से महल की ओर चल पड़े। विक्रमादित्य जब महल की ओर बढ़ रहे थे तो उनके मस्तिष्क में गणित का एक नया और अचूक समीकरण घूम रहा था। उनके एक हाथ में जीवन की अनंत संभावनाएं, बीज थी, और दूसरे में शाश्वत ज्ञान, गुरु का उपदेश। उन्होंने समझा कि समय और धन, चाहे वे कितने भी उपलब्ध हों, कच्चे माल की तरह है। यदि उन्हें ठीक से तराशा न जाए तो वे व्यर्थ हो जाते हैं। बुद्धि, उन्होंने मन में दोहराया, वो अनुपात है जो किसी भी छोटे निवेश को अनमोल बना देता है। बीज को धरती और पानी चाहिए, पर यह जानने की बुद्धि कि उसे कब और कहां बोना है ही समय और धन को सार्थक बनाती है। इसी तरह गुरु के शब्द तभी ज्ञान बनते हैं जब ग्रहण करने वाले के पास उसे समझने की सूक्ष्म बुद्धि हो। उन्होंने महसूस किया कि सबसे कीमती अनुपात बुद्धि का समय और धन पर नियंत्रण है। इस गहन समझ के साथ उन्होंने आत्मविश्वास से महल के विशाल द्वारों में प्रवेश किया। अब उन्हें पता था कि वे महाराजा के प्रश्न का उत्तर पा चुके हैं। जैसे ही उन्होंने सभा कक्ष में कदम रखा, सैकड़ों आंखें उन पर टिक गई। ये सभा विद्वानों और राज अधिकारियों से खचाखच भरी थी। महाराजा अपने रत्नचटित सिंहासन पर स्थिर और गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। उन्होंने नतमस्तक होकर महाराजा को प्रणाम किया। महाराजा ने अपनी गंभीर,
किंतु उत्सुक आवाज में पूछा, विद्वान, कई माह बाद तुम लौटे हो। हमने तुम्हें एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजने भेजा था जिसका रहस्य बड़े बड़े कोशों में भी नहीं मिलता। बताओ, क्या तुम उस गूढ़ अनुपात तक पहुंच पाए हो जो समय, धन और बुद्धि के समीकरण को परिभाषित करता है? विद्वान ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाई। उन्होंने जान लिया था कि ये उत्तर केवल एक गणितीय सूत्र नहीं, बल्कि जीवन की आधारशिला है। उन्होंने महाराजा और उपस्थित पंडितों पर एक आत्मविश्वास से भरी दृष्टि डाली। उनका हृदय अब किसी जल्दबाजी में नहीं था। वे जानते थे कि उत्तर देने के लिए सही समय आ चुका है। उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया, महाराज, मैंने उत्तर पाया है। वो अनुपात जो सब कुछ नियंत्रित करता है, वो है। विद्वान ने एक गहरा श्वास लिया। वह अनुपात जो सब कुछ नियंत्रित करता है, महाराज, वो है 1:10:100 का अनुपात। सभी ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। महाराजा का माथा जिज्ञासा से सिकुड़ गया। विद्वान ने स्पष्ट किया, ये संख्याएं वस्तुतः मूल्य की माप है, ना कि मात्रा की। समय का मूल्य 1 है, क्योंकि ये एक बार खोने पर वापस नहीं आता और इसकी मात्रा सीमित है। धन का मूल्य 10 है, क्योंकि बुद्धि से इसे 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ये पुनर्प्राप्य है। महाराजा उत्सुकता से आगे झुक गए। और बुद्धि का मूल्य 100 क्यों? विद्वान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि महाराज, यदि आपके पास 100 इकाई बुद्धि है तो आप 1 इकाई समय का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे और उस 1 इकाई से 10 इकाई धन उत्पन्न करेंगे। मूर्ख व्यक्ति 100 इकाई धन और 100 इकाई समय को भी 1 इकाई के मूल्य पर ले आता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति 1 इकाई से ही 100 इकाई का परिणाम निकाल लेता है। बुद्धि ही वह शक्ति है जो सीमित समय और सीमित धन को असीम मूल्य प्रदान करती है। यही सर्वोत्तम निवेश का अनुपात है। महाराज का चेहरा अब पूरी तरह से प्रकाशित था। उनके माथे पर उभरी हुई चिंता की रेखाएं मिट चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये अनुपात साधारण नहीं, ये जीवन का सार है। विद्वान, हमने हमेशा धन को शक्ति समझा और समय को अवसर, पर बुद्धि को कभी सर्वोत्तम निवेश के रूप में नहीं देखा। आपने हमें एक शाश्वत सत्य से परिचित कराया है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की ओर देखा, जो इस संवाद को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मंत्री जी, महाराज ने गंभीर आज्ञा दी, आज से राज्य के सारे नियम, सारी नीतियां इसी 110:1 के अनुपात पर आधारित होंगी। अब हमारा मुख्य उद्देश्य प्रजा में धन या समय का संग्रह नहीं, बल्कि बुद्धि का संवर्धन होगा। हमें ऐसे संस्थान स्थापित करने होंगे जहां ज्ञान की नदी प्रवाहित हो, क्योंकि जहां बुद्धि का निवेश होगा वहां समृद्धि स्वतः ही आएगी। विद्वान ने संतोष भरी मुस्कान के साथ उन्हें नमन किया। सिंहासन पर बैठे महाराज की दृष्टि में अब राज्य की नई दिशा स्पष्ट थी। महाराज की घोषणा अगले ही दिन राज्य भर में एक असाधारण लहर बनकर फैल गई। दशकों से जिस राज्य में कोष को सर्वोपरि माना जाता था, वहां अचानक बुद्धि का सिंहासन स्थापित हो गया था। मंत्री ने तुरंत पुरानी धन केंद्रित योजनाओं को स्थगित कर दिया और राजधानी के मध्य में ज्ञान निवेश की प्रथम परियोजना प्रज्ञाद्वार नामक एक विशाल शिक्षा केंद्र की नींव रखी। शुरुआती प्रतिक्रियाएं मिलीजुली थी। कुछ पुराने सामंतों और व्यापारियों में फुसफुसाहट थी कि ये आदर्शवादी पागलपन है। उनका तर्क था कि खाली पेट केवल ज्ञान से नहीं भरा जा सकता। उन्हें भय था कि राजस्व संग्रह में कमी आएगी। किंतु महाराज अपने संकल्प में अडिग थे। उन्होंने घोषणा की कि प्रज्ञाद्वार में प्रवेश निःशुल्क होगा और ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम 100 छात्रों को राज्य की ओर से पर्याप्त मासिक वृत्ति स्टिपेंड दी जाएगी। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। बुद्धि के संवर्धन में लगा व्यक्ति धन की चिंता से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। ये निवेश था जिसका